हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द पॉइंट्स ग्रोथ इंस्टीट्यूट करेरा में। ना, हम आपको सीपीसीटी प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर आज सोल्व करवाएंगे यहाँ पे, जिसमें आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं सीपीसीटी एग्जाम परीक्षाओं में। आज का आपका पेपर है 6 नवंबर 2022 सेकंड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रकार से संबंधित है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से अपना एमएस वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आ जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक विशिष्ट प्रोग्राम जिसे किसी विशेष इनपुट या आउटपुट डिवाइस के माध्यम से बाकी कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए डिजाइन किया गया हो, उसे क्या क्या कहा जाता है? यानी किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को चलाने के लिए या दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से उसको जोड़ने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स का यूज किया जाता है। किसी भी हार्डवेयर को या किसी भी डिवाइस को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? डिवाइस ड्राइवर का। अगला क्वेश्चन है, ALTGR एक कुंजी है जो कई कंप्यूटर कीबोर्ड यूएस कीबोर्ड पर पाई जाने वाली अल्ट की के बजाय पाई जाती है। तो आपको ALTGR जो की होती है कीबोर्ड में, ये आपको की का टाइप बताना है कि ये किस टाइप की है। तो यहां से ये तीनों कीज तो आपने पढ़ी नहीं। मैग्नीफायर भी नहीं होती है कीबोर्ड में, एक्सिस स्पेसिफायर भी नहीं होती है, ब्रेक की भी नहीं होती है, केवल मॉडिफायर की जिसमें होती है। तो अल्ट जीआरएफ जो होती है वो आपकी मॉडिफायर की कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, मेमोरी सेल एक एकीकृत परिपथ, यानी कि सिंगल अपने ट्रांजिस्टर एक ट्रांजिस्टर और एक संधारित्र से बने होते हैं। तो ऐसी कौन सी मेमोरी यूनिट है अपनी जो जिसमें केवल एक सिंगल चिप और सिंगल ट्रांजिस्टर होता है? तो सिंगल चिप और सिंगल ट्रांजिस्टर वाली जो आपकी मेमोरी है वो होती है डी रैम। एस रैम में आपके 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, और डी रैम में आपका एक ट्रांजिस्टर और एक सिंगल चिप होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, CRT डिस्प्ले का स्क्रीन आकार किस दिशा में मापा जाता है? तो जो आपका CRT मॉनिटर होता है, इनका सभी का आकार तिरछे में यानी डायगोनल में इनको नापा जाता है CRT मॉनिटर्स। अगला प्रश्न है आपका, रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग की शुरुआत निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से की गई? आपको ये बताना है कि किस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और रिमोट प्रोसेसिंग की शुरुआत हो गई। तो कौन सी पीढ़ी में हुई थी इसकी शुरुआत? तीसरी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, तो यहां से अपना प्रश्न बनता है कि रिमोट प्रोसेसिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है? रिमोट प्रोसेसिंग के लिए या रिमोट लॉगिन के लिए
कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है? टेलनेट, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। चलो, अगला प्रश्न है, विंडो 8 लैपटॉप में विंडो मोबिलिटी सेंटर खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो विंडो मोबिलिटी सेंटर जो होता है वो अपने मोबाइल्स वगैरह को या डिवाइस को लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए अपन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है MBL CTR, ये जो आपकी कमांड है इसके द्वारा आप मोबिलिटी सेंटर को ओपन कर सकते हैं विंडो 8 में। MBL CTR, ये आप नोट करते चलेगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित डेसिमल संख्या को निम्नलिखित डेसिमल संख्या में से कौन सी संख्या नीचे दी गई ऑक्टल संख्या के समतुल्य संख्या है? तो इसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम सिखाए हैं, तो यहाँ से आपको ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो करके बताइए जरा। क्या करना होगा इसमें? ऑक्टल नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करना होगा? 8 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ अपन 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, लेकिन उसकी पावर 0 रहेगी। कितना रहेगा उसका? 4। और 3 का मल्टीप्लाई अपन 8 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 या 24, 24 और 4 28। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 28। अगला प्रश्न है आपका, ये क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलिए, अगला क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग के लिए है ना? निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो मल्टीटास्किंग में से इनमें से क्या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है? टाइम शेयरिंग। क्योंकि मल्टीटास्किंग जो आपके सिस्टम होते हैं इनमें एक साथ बहुत सारे काम, कई सारे काम किए जा सकते हैं, और जब एक ही सिस्टम पर कई सारे कार्य किए जाएंगे तो उनमें आपको अलग अलग टाइम शेयरिंग के लिए ऑप्शन देना पड़ेगा। अच्छा, अगला प्रश्न है आपका, बायोमेट्रिक स्पूफिंग किसकी एक विधि है? तो ये क्वेश्चन अपना बार बार रिपीट हो रहा है, कल भी आया था, कल वाले क्वेश्चन पेपर में। तो बायोमेट्रिक स्पूफिंग के संदर्भ में क्या है? जालसाजी करना, यानी कि फ्रॉड करना। अगर कोई किसी का फिंगरप्रिंट यूज करके किसी दूसरे के अकाउंट को लॉगिन करने की या एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है? जालसाजी करना या फ्रॉड करना। अगला प्रश्न है आपका, लेखन, फोटोग्राफी और अन्य मीडिया जिसे ऑनलाइन माध्यमों पर स्वतः ही प्रकाशित किया जा सकता है को निम्न में से क्या संदर्भित करता है? तो ऑनलाइन मीडिया पर ऐसा क्या है जिनको अपन कोई भी लेख, आर्टिकल, फोटोग्राफ या अदर मीडिया जो है उनको अपन अपने आप ही शेयर कर सकते हैं? इनको क्या कहा जाता है? ब्लॉगिंग करना, है ना? तो जो अपना ब्लॉग चैनल होता है इसके माध्यम से अपन इनको ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS, तो यहाँ पे आपको IMPS की फुल फॉर्म बताना है। तो क्या होती है IMPS की फुल फॉर्म? इमीडिएट पेमेंट सर्विस।
तो आईएमपीएस जो होता है वो इंटरनेट बैंकिंग में ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई सामान्य पीसी 20 बिट एड्रेस का कोड प्रयोग करता है तो सीपीयू कितनी मेमोरी एड्रेस कर सकता है? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि 20 बिट वाले पीसी में कितनी मेमोरी आपको रखनी पड़ेगी। तो कितनी मेमोरी रखना पड़ेगी इसके लिए आपको? 1 MB। अगला प्रश्न है, चित्रों, हस्तलेखों को, मूल पाठों, वस्तुओं को प्रिंट करने और उनको डिजिटल चित्रों में परिवर्तित करने के लिए उन्हें प्रकाशित करने के रूप में स्कैन करने वाली कंप्यूटर डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो जितने भी आपके दस्तावेज हैं या हैंड राइटिंग से लिखे हुए कोई भी नोट्स हैं, फोटोग्राफ हैं, उनको स्कैन करने के लिए या कंप्यूटर में डिजिटल रूप में पहुंचाने के लिए आपको स्कैनर का प्रयोग उसमें करना होगा। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हार्ड कॉपी को हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एमएस एक्सेल का आउटपुट क्या है? तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, इसका आपको आंसर बताना है कि कितना आंसर इसका रहेगा। तो इसमें आपको करना क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सम प्रोडक्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन कल वाले पेपर में भी रिपीट हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, पहले सभी का आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको उस मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा उसको ऐड करना है। तो पहले आपको 1 का मल्टीप्लाई करना होगा 5 में, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा 6 में, 3 का मल्टीप्लाई करना होगा आपको 7 में, और 4 का मल्टीप्लाई करना होगा आपको 8 में। इन सभी मल्टीप्लाई का जो आंसर रहेगा उनको आपको सम करना है। तो इनको सम करने पर आपका 70 आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? कल भी रिपीट हुआ था ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विंडो बैकअप यूटिलिटी के लिए, है ना, कौन सा फाइल फॉर्मेट यहाँ पे उपयोग किया जाता है बैकअप यूटिलिटी के लिए? तो BKF, ये आपको मैंने एक्सटेंशन नेम कुछ दिए हुए हैं, उनमें से आप इसको कर लीजिएगा। तो BKF जो है वो अपना बैकअप यूटिलिटी के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, सूचना सुरक्षा के संबंध में ट्रैप डोर क्या है? तो ये देखिए, ट्रैप डोर क्या होता है। युद्ध के खेलों में यह एक चोर दरवाजा है। तो सूचना सुरक्षा के लिए बात कर रहा है, तो युद्ध के खेलों से इसका कोई संबंध नहीं है। फिर क्या है, यह एक प्रकार का गुप्त प्रवेश पॉइंट है जो किसी भी सामान्य सुरक्षा एक्सेस प्रक्रियाओं से गुजरे बिना किसी भी सिस्टम तक एक्सेस प्राप्त करने की अनुमति आपको देता है। तो ये अपना इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ट्रैप डोर जो होता है वो किसी को भी बिना बताए किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की प्रक्रिया करता है, जिससे उसको क्या होता है, किसी को पता नहीं चल पाता कि जो आपके कंप्यूटर में है वो कोई व्यक्ति एंटर हो गया है या कोई कंप्यूटर आपके
एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। बोलेंगे चलिए। तो इसमें आपको ये बताना है कि मदरबोर्ड को वोल्टेज कौन प्रदान करता है। तो मदरबोर्ड को वोल्टेज प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एस एम पी एस। एस एम पी एस जो होता है वो आपके मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ होता है, जो कि मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे एस एम पी एस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? स्विच मोड पावर सप्लाई। और सीमोस कहाँ होता है इसमें? सीमोस आपका जो सीपीयू के साथ जुड़ा होता है, मदरबोर्ड पर ही उपस्थित होता है। यह एक छोटी बैटरी का कार्य करता है जो सिस्टम के टाइम और डेट को अपडेट रखता है। चलिए, यूपीएस क्या होता है यहाँ से? ये एक बड़ी बैटरी होती है जो पूरे कंप्यूटर के लिए पावर सप्लाई करता है, पूरे कंप्यूटर के लिए। और एसएमपीएस केवल मदरबोर्ड के लिए पावर सप्लाई करता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि फॉन्ट कलर जो होता है वो किस ऑप्शन के द्वारा किया जाता है। फॉन्ट कलर जो होता है वो फॉन्ट कलर के द्वारा ही बदला जा सकता है। और फॉन्ट कलर वाला ऑप्शन आपको होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए त्वरित सूखने वाली स्याही की धाराएं स्प्रे करता है। आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा प्रिंटर होता है जिसमें जल्दी से सूखने वाली स्याही का स्प्रे किया जाता है। तो इंकजेट प्रिंटर आपका जो होता है उसमें लिक्विड वाली स्याही का उपयोग किया जाता है, जो जल्दी सूखने के चांसेस इसकी ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए इस प्रिंटर को बार बार या रेगुलर यूज करना होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रिंटर वर्ण बनाने के लिए पिन का उपयोग करता है। इसमें कौन सा प्रिंटर है जो अक्षरों को बनाने के लिए एक पिन का उपयोग करता है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है वो अक्षरों की छपाई के लिए एक पिन का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी किसी फाइल के प्रॉपर्टी को दर्शाता है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की के द्वारा किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी ओपन की जा सकती है। अल्ट प्लस एंटर जो है वो आपकी किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी ओपन कर सकती है। लेकिन अगर अपन इसी की को एक्सेल के लिए बात करें तो एक्सेल में सेल, हाँ, सेल ब्रेक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल का एक सामान्य फाइल फॉर्मेट नहीं? तो इनमें से इमेज के लिए यानी फोटोग्राफ के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट वैध नहीं है? पीजीएन। पीजीएन इमेज का फाइल फॉर्मेट नहीं है। बाकी टीआईएफ ये आपका फाइल फॉर्मेट है, जेपीईजी भी है और पीएनजी भी है। ये तीनों आपके इमेज के लिए फाइल फॉर्मेट का कार्य करते हैं। चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर का कौन सा फीचर मुद्रण गुणवत्ता यानी प्रिंटिंग क्वालिटी को निर्धारित करता है? तो यहाँ पे आपको प्रिंटिंग क्वालिटी बताना है कि प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी किस में मापी जाती है। तो किस में मापी जाती है? रिजोल्यूशन। प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसको रिजोल्यूशन में मापा जाता है, और इसको मापने के लिए कौन सी इकाई का या कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? डीपीआई, डॉट्स पर इंच। चलिए अगला प्रश्न है, 6 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो 6 KB कितने बाइट्स के बराबर होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। कितना? 6114। अब ये आपको कैसे करना है? तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 यानी 1024, और 1024 में आपको 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6144। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, एक यूनिक्स कमांड है जो किसी अधिकृत उपयोगकर्ता को किसी नेटवर्क के अन्य यूनिक्स मशीनों पर लॉग इन करने की अनुमति देती है, जैसे कि उपयोगकर्ता होस्ट कंप्यूटर पर बहुतक रूप से मौजूद हो। यानी आपको ये बताना है इनमें से कि कौन सी ऐसी कमांड है जो एक यूजर से दूसरे यूजर पर जाने के लिए या एक मशीन से दूसरे मशीन पर जाने के लिए ऑथोराइज्ड किया जाता है। तो कौन सी कमांड होगी इनमें से? आर लॉग इन। आर लॉग इन जो कमांड है आपकी यूनिक्स की कमांड है ये, तो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर आपको लॉग इन करने की अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, डीईएस में कौन सा गुण सिफर टेक्स्ट को बहुत मजबूत बनाता है? तो डीईएस के किसके संदर्भ में यहाँ पे उपयोग किया गया है? सिफर टेक्स्ट। और सिफर टेक्स्ट में डीईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीईएस का फुल फॉर्म डेटा एन्क्रिप्शन सिस्टम। तो डीईएस के संदर्भ में आपको सिफर टेक्स्ट का एक गुण बताना है जो इसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसका अपना क्या रहेगा? ये अवालांचे इफेक्ट। ये क्या होता है? किसी भी सिफर टेक्स्ट को हैशटैग में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में एक वर्ड जिसे आधार रेखा से ऊपर की ओर उठाया जाता है और जो छोटा होता है, यानी अपने सामान्य फॉन्ट से अगर किसी टेक्स्ट को आप ऊपर की ओर रखते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट। और ये जो सुपर स्क्रिप्ट है आपको एमएस वर्ड में कहाँ पे मिलता है? होम टैब के फॉन्ट को। तो इसकी शॉर्टकट की भी आप लोग बता सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, तो ऐसा कौन है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। अगर किसी कंप्यूटर में हार्डवेयर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है
तो आपका यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता या ऑपरेट नहीं किया जा सकता उसके बिना। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्टोरेज की कीमतों में कमी ने डेटा संपीड़न यानी डेटा कंप्रेशन में रुचि बढ़ाई है, क्योंकि तो इसका क्या रीजन है कि स्टोरेज की कीमतें कम हुई हैं और डेटा कंप्रेशन ज़्यादा बढ़ता गया। उसकी वजह क्या है कि कंप्रेशन करने के लिए अब पहले से कहीं अधिक डेटा यूजर्स के पास उपलब्ध होता है। तो जितना डेटा अधिक होगा, कंप्रेशन भी उतना ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। इससे क्या होता है, किसी भी डेटा को आसानी से और कम स्पेस में रखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, वेब पेजों और वेब एप्लीकेशंस पर कंटेंट के निर्माण के लिए एक मानक विधि कॉमन गेटवे इंटरफेस, सीजीआई की फुल फॉर्म है, कॉमन गेटवे इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। तो वेब एप्लीकेशनों और वेब पेजों के संदर्भ में उनको कंटेंट को निर्माण करने के लिए सीजीआई का उपयोग किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गतिशील। अगला प्रश्न है, आप अपनी पिकनिक वाली तस्वीरों को अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन साझा करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करके किसी भी दोस्तों को अपनी तस्वीरों को साझा कर सकते हैं। तो गूगल फोटोज का उपयोग करके आप अपने फोटोज को ऑनलाइन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्विक हील जो है वो अपना एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। मैकफी ये भी आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला प्रश्न है, के जरिए प्रतिभागी एक दूसरे को देख और सुन सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है उसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख सकता है, साथ में उससे बात कर सकता है, यानी फेस टू फेस इसमें कन्वर्सेशन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गूगल द्वारा विकसित नोट लेने की एक सुविधा है, यानी ऐसा कौन सा फीचर्स है जो गूगल के द्वारा विकसित किया गया है और जिसमें आप अपनी नोट्स वगैरह टाइप करके रख सकते हैं। तो गूगल कीप जो एक फीचर्स है उसके द्वारा आप अपनी किसी भी नोट्स को टाइप करके ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड 2019 के किस टैब में कंपेयर विकल्प मौजूद होता है। तो आपको कंपेयर विकल्प आपको बताना है, कंपेयर ऑप्शन जो होता है वो किस ऑप्शन में होता है, किस टैब में होता है। तो ये आपका होता है रिव्यू टैब में। कंपेयर ऑप्शन के द्वारा आप किन्हीं भी दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट 2007 के किस नए फीचर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को किसी पाथ पर एनिमेट किया जा सकता है। यानी आपको इनमें से ये बताना है कि 2007 पावर पॉइंट के कौन से फीचर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट किया जा सकता है। तो किसी पाथ पर किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए मोशन पाथ का ऑप्शन आपको उपयोग करना हो। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक्सेल 2019 में दो परिवर्तनशील चरों के मापन के लिए स्थलाकृतिक यानी टोपोग्राफिकल चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा चार्ट है जो स्थलाकृति के समान आपको दिखाई देता है।
कल वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो बताइए इनमें से कौन सा चार्ट है जो आपको स्थलाकृति के समान दिखाई देता है? सरफेस चार्ट। तो सरफेस चार्ट जो होता है वो स्थलाकृति के रूप में आपको दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल के स्कैटर चार्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो स्कैटर चार्ट के संबंध में कल भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था। मैंने आपको स्कैटर चार्ट का दूसरा नाम भी बताया। हाँ, तो एक्स वाई स्कैटर चार्ट। तो एक्स वाई जो स्कैटर चार्ट होता है इसमें मानों की दो अक्ष रेखाएं होती हैं, यानी इसमें किसी भी बिंदु के लिए दो पॉइंट निर्धारित किए जाते हैं, एक्स और वाई। इसी के नाम पर इसका नाम एक्स वाई चार्ट रखा गया है। स्कैटर चार्ट के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें मानों की दो अक्ष रेखाएं होती हैं, एक्स और वाई। अगला प्रश्न है ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में एनईएफटी का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पे। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। तो ऑनलाइन बैंकिंग से आज आपके दो क्वेश्चन हो गए इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, लाइन और पेज ब्रेक टैब में पोजीशंस कंट्रोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद होता है? तो आपको ये बताना है लाइन स्पेस और पेज ब्रेक के संदर्भ में या पेज ब्रेक टैब में पोजीशनेशन कंट्रोल के अंतर्गत कौन सा विकल्प मौजूद होता है? तो पेज ब्रेक, विंडो ऑर्फन कंट्रोल जो होता है, अगला प्रश्न है आपका, लाइन और पेज ब्रेक टैब में पोजीशनेशन कंट्रोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद होता है? तो ये आपका है विंडो ऑर्फन कंट्रोल। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड 2016 के पैराग्राफ समूह के बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग्स में निम्न में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है? तो इसमें ऐसे आपको ये बताना है कि पैराग्राफ ग्रुप में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है शेडिंग और बॉर्डर के संबंध में। तो स्टाइल जो होता है वो बॉर्डर के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हाइट नहीं कर सकते, बॉर्डर का कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिट्स यानी उसकी चौड़ाई, लाइनों की चौड़ाई भी आप सेट कर सकते हैं। तो बॉर्डर के लिए हाइट को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, यानी बॉर्डर में हाइट का कोई काम नहीं होता। चलो अगला प्रश्न है आपका, प्रूफिंग टैब का कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट्स में वर्णों की संख्या गिनने का विकल्प प्रदान करता है? तो प्रूफिंग टैब में आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन शब्दों को काउंट करता है। तो कौन सा ऑप्शन है जो शब्दों को काउंट करता है? वर्ड काउंट। तो इसकी शॉर्टकट की भी आप बता दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट जी जो होती है वो वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है। इसमें आप किसी भी वर्ड को काउंट कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ के वर्ड को। अगला प्रश्न है, यदि ऑटोमेटिकली
ऐड वर्ड टू लिस्ट। चेक बॉक्स का आप चयन करते हैं तो अवांछित सुधार हो जिन्हें आप पूर्ववत यानी अंडू करते हैं। एमएस वर्ड 2010 में ऑटो करेक्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सूची में उनको जोड़ा जाता है? तो कौन सी सूची में जोड़ा जाता है? एक्सेप्शन। तो ये जो ऑप्शन होता है इसमें अगर आप ऑटो करेक्ट में कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं तो उसमें अपने आप से वर्ड करेक्ट हो जाता है। इस स्थिति में अगर आपको पुरानी स्थिति में ले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो वर्ड पुरानी स्थिति में ही अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में शामिल हो, तो इसके लिए आपको एक्सेप्शन ऑप्शन के द्वारा उस ऑप्शन को या उस वर्ड को आप अपनी डिक्शनरी में जोड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड 2019 में पूरे डॉक्यूमेंट्स को पैराग्राफ स्पेसिंग लागू करते समय नीचे दी गई इमेज कौन सा विकल्प दर्शाती है? तो पैराग्राफ स्पेसिंग के संदर्भ में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये डबल स्पेसिंग के लिए इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में रिव्यू पेन के शीर्ष पर स्थित समरी सेक्शन डॉक्यूमेंट्स में शेष रह गए की सटीक व्याख्या करते हैं। तो ट्रैक चेंज और कमेंट ऑप्शन में जो शेष रह गए उन ऑप्शंस को दर्शाता है। कहाँ पे? रिव्यू पेन के टॉप में। अगला प्रश्न आपका, एमएस वर्ड 2007 में किसी डॉक्यूमेंट्स में पारंपरिक कॉलम बनाने के चरण दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से उनके सही क्रम आपको बताना है। तो सॉल्व कीजिए इसको। तो इसको अपन एलिमेंट मेथड से करते हैं। तो सबसे आपको अंतिम में ओके पर क्लिक करना होता है ना? अब ये देखिए कि ओके पर क्लिक करने के लिए आपको पास डी ऑप्शन है ना? डी कौन कौन से में है? तो पहले ऑप्शन में भी डी है और तीसरे ऑप्शन में भी डी है। तो दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आप हटा दीजिए इसमें से। चलिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है, बी ऑप्शन देखना है क्योंकि दोनों में बी ऑप्शन समान है। तो आप जिस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं उसे हाईलाइट करें। यदि आप कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट नहीं करेंगे तो पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर देगा ये। तो आपका पहला ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। इसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, इसमें से पेज लेआउट टैब में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कौन से टैब में आपको जाना होगा? पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर उसमें कॉलम विकल्प का चयन करें। तो बी के बाद कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी। चलिए सी के बाद फिर आपको क्या करना होगा, अपने कॉलम के फॉर्मेट को चयन करें। आप 1, 2, 3 अथवा 4 कॉलम पर क्लिक करके एक प्रीसेट समान स्पेस वाले कॉलम की अपने आप फॉर्मेट होने वाली संख्या को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका पेज जो होगा वो अलग अलग कॉलम्स में बट जाएगा। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही है।
पेज कॉलम जो आपका कमांड है, ये कौन सी टैब के कौन से ग्रुप में होती है? पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप। चलो अगला प्रश्न देखिए। एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट्स के दाएं कॉलम के प्रीसेट में, यानी आपने कॉलम ऑप्शन में जाकर राइट वाला कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके संदर्भ में पहला कॉलम दूसरे कॉलम से क्या होगा? पहला कॉलम दूसरे कॉलम से बड़ा होगा। किसके संदर्भ में? दाएं कॉलम में। जब भी आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, अगर आपने दाया कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है तो दाया कॉलम आपका बड़ा होगा। अगर आपने बाया यानी लेफ्ट कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है तो लेफ्ट कॉलम आपका बड़ा होगा। तो यहाँ पे दूसरे कॉलम से बड़ा होगा कौन सा? पहला वाला कॉलम। क्यों? क्योंकि आपने दाया यानी राइट वाला कॉलम सिलेक्ट किया होगा। चलो अगला प्रश्न देखिए। कोई ईमेल संदेश भेजते समय निम्न में से कौन सा सामान्यतः उसके एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता? यानी जब आप किसी ईमेल को लिखते हैं तो उसमें ईमेल आईडी के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन उपस्थित नहीं होता है? तो OCC ऑप्शन जो होता है वो आपकी ईमेल मैसेज टाइप करने के संदर्भ में नहीं होता। तो फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम में आपकी स्वयं की ईमेल आईडी जाती है, जिस ईमेल आईडी से आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं। और टू में क्या होता है? किसी दूसरे सामने सामने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी आप टाइप कर सकते हैं। और इसी तरह से CC, तो जब एक से अधिक व्यक्तियों को कोई ईमेल भेजा जाता है और समान कॉपी उनको भेजना है तो आप CC वाले ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, यानी कार्बन कॉपी। और CC के साथ एक और ऑप्शन इसमें आता है BCC। तो BCC में कार्बन कॉपी के समान ही होता है, बट इसमें सामने वाला व्यक्ति एक दूसरे ऑप्शन को नहीं देख सकता कि यह मेल किन किन को भेजा गया है। चलो अगला प्रश्न है आपका। MS वर्ड 2019 के मेलिंग टैब के अंतर्गत मौजूद सही ग्रुप की पहचान कीजिए। तो मेलिंग टैब में जो होता है वो आपका मेल मर्ज को यानी लेटर्स को क्रिएट करने के लिए आपको ग्रुप दिखाया जाता है। टेबल जो होता है वो आपका इंसर्ट टैब में रहेगा। और इंडेक्स इंडेक्स जो है वो आपका रेफरेंस टैब, टेबल ऑफ कंटेंट जो अपना होता है उसमें। और विंडो ऑप्शन जो है वो आपके व्यू टैब में उपस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है। MS वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड का उपयोग करके वर्तमान डॉक्यूमेंट्स से शुरू करने और प्राप्तकर्ता जानकारी जोड़ने हेतु स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करें के अंतर्गत किस रेडियो बटन को इनेबल करना हो? तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? ये प्राप्तकर्ता की जानकारी को जोड़ने के लिए। और किस डॉक्यूमेंट्स में? वर्तमान डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है। तो आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स उपयोग करना होगा इसमें? वर्तमान डॉक्यूमेंट्स को आपको उपयोग करना होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या ईमेल का एक घटक नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कि ईमेल आईडी के संदर्भ में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो यूजर अकाउंट ईमेल आईडी में शामिल होता है क्या? होता है। ब्राउजर जो है वेब ब्राउजर वो ईमेल आईडी में शामिल नहीं होता। मैसेज ट्रांसफर एजेंट, तो ये भी आप ईमेल आईडी में शामिल होता है। और मेल बॉक्स, तो ये भी आपके ईमेल आईडी में शामिल होता है। वेब ब्राउजर जो होता है
वो आपका एक वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको इंटरनेट को ब्राउज करने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला अंतिम क्वेश्चन है, संगठनों और घरेलू उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट एक्सेस निम्न में से कौन प्रदान करता है? तो इंटरनेट को प्रदान करने वाले उस कंपनी को क्या कहा जाता है? इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो आपको और किसी भी संगठन को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। तो ये आपका आज का पेपर हुआ, इसमें आप अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।